दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो 12th क्लास थी उसका न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर अपना चल रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी की भी ये दूसरी क्लास में आज आप लोगों के सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। अपन ने कुछ बातें कर ली थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कि कौन कौन सी रेडिएशन निकलती हैं, अल्फ़ा निकलती है, बीटा निकलती है, गामा रेडिएशन निकलते हैं, किस हिसाब से ये प्रोसेस हो रही है, ये अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट आगे की बात कि नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया को अपन डिनोट कैसे करते हैं। तो इसे डिनोट करने का तरीका क्या है, अपने पास में ये तरीका है x ब्रैकेट में ए बी और y। ये किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। x लिख दिया ब्रैकेट में ए बी और क्या लिख दिया दोस्तों, y लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि x कोई टारगेट है, ठीक है, x कोई क्या है, लक्ष्य है जिस पर a कोई पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है। अब दोस्तों अपन कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई ऐसे डिनोट करो, तो ये चाहे इधर से इंसिडेंट हो चाहे इधर से इंसिडेंट हो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो नाभिकीय अभिक्रिया अपन ने डिनोट की है x ए बी वाई, इसका मतलब है x प्लस ए इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, y प्लस बी। इसका मतलब क्या है, इसमें x तो क्या है टारगेट, a क्या है इंसिडेंट पार्टिकल, और जैसे ही a पार्टिकल के इंसिडेंट होने से x पे अपने पास में क्या है, y कोई नई नाभिक बन जाएगी और b कोई नया पार्टिकल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को इस हिसाब से डिनोट करते हैं। दूसरी बात न्यूक्लियर रिएक्शन की क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन्स की संख्या, द्रव्यमान संख्या A, या इसे अपन क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या तथा आवेश का मतलब है Z, और Z को क्या कहते हैं अपन, परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक A तथा आवेश Z के संरक्षण के साथ साथ, यानी ये भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, के संरक्षण के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है ऊर्जा प्लस द्रव्यमान, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो ऊर्जा को अपन द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये दोनों तो होता ही होता है। जैसे इसमें जो द्रव्यमान संख्या, इस नाभिक की द्रव्यमान संख्या, इस नाभिक की यानी इंसिडेंट पार्टिकल और ये जो है यानी क्रिया करने वाले जो उत्पाद हैं, इनकी दोनों की द्रव्यमान संख्या, जो प्रोडक्ट अपन को प्राप्त हुए हैं उनकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। और यहाँ जो परमाणु क्रमांक है यानी आवेश जितना यहाँ पर है LHS में होगा उतना ही RHS में होगा। ये संरक्षण नियम तो फॉलो होना ही चाहिए रदरफोर्ड सोडी के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड सोडी ने ये रूल दिया था कि किसी भी नाभिकीय रिएक्शन में अभिक्रिया करने से पहले द्रव्यमान संख्या A और अभिक्रिया होने के बाद में जो अपने पास में प्रोडक्ट जो आएंगे, ये तो है रिएक्टेंट जो अभिक्रिया अभिकारक, और वो क्या है प्रोडक्ट जो अपन को मिलेंगे उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ LHS में द्रव्यमान संख्या A, RHS में द्रव्यमान संख्या A, LHS में Z और RHS में Z दोनों बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सोडी। ठीक है, और इनके साथ साथ यदि ये न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है तो इसके साथ साथ ऊर्जा प्लस द्रव्यमान संरक्षण कोमा रेखीय व कोणीय संवेगों का संरक्षण होना चाहिए या होता है। फिक्स है ये बात, तभी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज कोई न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यदि कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है जिसको डिनोट करने का प्रतीक का चिन्ह यह है, ठीक है, इसमें ए बी क्या है, इस पे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल या इंसिडेंट पार्टिकल और ये इसके साथ में मिल रहा है। एक्स अपना टारगेट है या इसको अपन बोल सकते हैं पेरेंट,
क्या बोल सकते हो, पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसको आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, डॉटर, क्या बोल सकते हो, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, और हो गया। फिर यदि ये रिएक्शन पॉसिबल है तो इसमें ए का संरक्षण होना चाहिए, जेड का संरक्षण होना चाहिए, एनर्जी और मास का संरक्षण होना चाहिए दोस्तों, लीनियर मोमेंटम का और एल एंगुलर मोमेंटम, इन सारी भौतिक राशियों का क्या होना चाहिए, संरक्षण रहना चाहिए। संरक्षण का मतलब है अभिक्रिया से पहले ये सारी भौतिक राशियां बराबर, अभिक्रिया के बाद में ये सारी भौतिक राशियों का मान क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रेडियो इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं। रेडियो एक्टिव डीके लॉ किसने दिया, रदरफोर्ड सोडी ने ये नियम दिया। और रदरफोर्ड सोडी ने क्या कहा कि जैसे अपन ने मान लो कोई नाभिक रख दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कुछ अमाउंट रख दी, तो धीरे धीरे बिना किसी एक्सटर्नल कंडीशन के उस अमाउंट में क्या होने लगी, कमी होने लगी। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जितना ज्यादा अपन मटेरियल रखेंगे उतनी ही कमी की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रदरफोर्ड सोडी ने इस बात को एक नियम में बांध दिया और इन्होंने क्या कहा, किसी क्षण मतलब कोई भी टाइम, किसी क्षण किसी नमूने में, किसी क्षण किसी नमूने में, किसी क्षण किसी नमूने में किसी रेडियो एक्टिव सक्रिय रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो सक्रिय पदार्थ बोल दो चाहे रेडियो एक्टिव पदार्थ बोल दो, रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय होने की दर दोस्तों क्या मतलब है, क्षय होने की दर का मतलब है dN/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में क्षय। अब ये दर, ये तो होगी दर, और क्षय होने का मतलब है इसमें नेगेटिव साइन। क्षय होने की दर, किसी क्षण किसी नमूने में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय होने की दर उसी पदार्थ के सक्रिय नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी -dN/dt ये किसी क्षण किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर है। ये तो देखो दर है, यानी परिवर्तन होने की दर। अपन ने क्या माना कि अपने पास में किसी भी रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ के n स्टार्टिंग में n एलिमेंट है या n परमाणु है या n नमूने हैं। ठीक है, उनकी विघटित होने की दर, अब ये तो परिवर्तन की दर है dN/dt। तो dN/dt क्या है, पार्टिकल नंबर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। और जैसे इसमें दोस्तों नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसका मतलब ये क्या है, विघटन होने की दर। और ये किसके समानुपाती है, सक्रिय नाभिकों की संख्या मान लो n बच गई, तो सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है, n। यदि अपन ने n परमाणु लिए तो उनके विघटन की दर dN/dt। इसका मतलब जितना ज्यादा संख्या में अपन क्या लेंगे दोस्तों, परमाणु लेंगे, जितना ज्यादा संख्या में क्या लेंगे, n लेंगे, उतनी क्या हो, उनकी विघटन की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन मिटाते हैं तो -dN/dt इक्वल्स टू एक नियतांक आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, लेमड़ा, और ये क्या है, n, क्या है, लेमड़ा। ये क्या है दोस्तों, लेमड़ा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्षय नियतांक, जहां लेमड़ा क्या है, समानुपाती स्थिरांक, जिसे क्या कहते हैं, अभिक्रिया का क्षय नियतांक क्या कहा जाता है, डीके कांस्टेंट, क्षय नियतांक कहते हैं। क्षय नियतांक है जो केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट बात है, जो केवल पदार्थ की प्रकृति पर, इंपॉर्टेंट बात है, प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या किस पर निर्भर करता है, जो केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसे अपन क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव लॉ। ठीक है, कि किसी क्षण किसी भी समय, चाहे जैसे सुबह मान लो अपने पदार्थ को रखा हो और शाम को अपन 4 बजे इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई अब कितना बच गया, तो उसके विघटन की दर जितना अपन लेंगे अमाउंट, उसके क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है, इस इक्वेशन
इसको समीकरण 1 दे दें अपन, समीकरण 1 को रीअरेंज करें समीकरण 1 से। क्या है दोस्तों समीकरण 1 से देखो, माइनस डी एन और डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, लेमड़ा इंटू एन। इसको अपन ने रीअरेंज किया तो डी एन अपॉन तो कर लें एन और माइनस लेमड़ा इंटू क्या कर दें डी टी। ठीक है, क्या कर दें भाई, माइनस लेमड़ा इंटू डी टी। और अब दोनों तरफ समाकलन करने पर अपन ने क्या कर दिया, दोनों तरफ समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन कर दिया। ठीक है, तो ये समाकलन क्या हुआ, इंटीग्रेशन डी एन अपॉन एन इंटीग्रेशन माइनस लेमड़ा इंटू डी टी। ठीक है, अब अपन ने क्या माना लेट देखिए, जब t इक्वल्स टू 0 समय था तब अपन ने सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी मानी नमूने में, n0। t इक्वल्स टू 0 टाइम पे अपन ने कितने मान ली, n0 मान लिया कि अपने पास में नाभिक में कितने एलिमेंट है, n0 है। और जब t इक्वल्स टू टी टाइम हो गया, कुछ भी t इक्वल्स टू क्या हो गया, टी टाइम हो गया दोस्तों, तब पार्टिकल की संख्या कितनी है, n बराबर कितनी है, n है। n बराबर कितनी मानी अपन ने, n। ठीक है, या आप ये मान लो, ये लैंग्वेज में लिख लो, t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या क्या है, n0। और t बराबर t समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या बराबर कितनी है, n है। ठीक है, यहां से देखिए, तो यहां से ये n में है तो ये क्या होगी, कहां से वही n0 से n, और यहां इसकी लिमिट क्या होगी 0 से t। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, देखो t बराबर लेट, ये मानना है, लेट का मतलब दोस्तों मानना, माना सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रतिदर्श में सक्रिय नाभिकों की संख्या बराबर क्या है, n0। ठीक है, और t बराबर t समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या कितनी बच गई, वो है बराबर कितनी है, ये n है। ठीक है ना, ये सक्रिय नाभिकों की संख्या है। ये तो क्या है, t बराबर 0 समय पर, जब अपन ने प्रतिदर्श को एकदम स्टार्टिंग में रखा और फिर विघटन की दर इसके प्रोपोर्शनल है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो dx अपॉन x तो क्या हो जाएगा, log e बेस पे n, और लिमिट क्या लगा दी अपन ने, n0 से n। ठीक है, और ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस लेमड़ा t। ठीक है भाई, माइनस लेमड़ा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया दोस्तों, t, और t पे अपन ने लिमिट लगा दी 0 से t। इसको अपन सोल्व करेंगे तो log n अपर लिमिट n माइनस log e बेस पे लोअर लिमिट n0, और बराबर क्या हो गया, माइनस लेमड़ा t माइनस 0, तो बराबर क्या हो गया, log m माइनस log n। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर देते हैं, मैं ये नियम मिटा देता हूं, रेडियो एक्टिव डीके ला। यहां से देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, log e बेस पे n m माइनस n, log n बटे n0 और माइनस लेमड़ा t। ठीक है, एंटी लॉग टेकिंग, एंटी लॉग टेकिंग, एंटी लॉग टेकेंगे तो क्या हो जाएगा, n अपॉन n0, और ये हो गई e टू दी पावर माइनस लेमड़ा t। क्या हो गया, e टू दी पावर माइनस लेमड़ा t, और यहाँ से n इक्वल्स टू n0 और e टू दी पावर माइनस लेमड़ा t। ये एक बहुत अच्छा इक्वेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, डीके लॉ। अपन रेडियो एक्टिव, दिस इक्वेशन इज नोन एज रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्या हो गए, रेडियो एक्टिव डीके लॉ हो गए। ठीक है, अब ये तो क्या है, सक्रिय नाभिकों की संख्या होगी, इसका मतलब विघटित कितने हो गए, n तो क्या है, बचे हुए नाभिकों की संख्या, प्रतिदर्श में बचे हुए नाभिकों की संख्या। ठीक है, यानी ये क्या बताता है, किसी क्षण का मतलब है किसी समय t पर उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या को, उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या को बताता है। किसको बता रहा है भाई, किसी क्षण t पर सक्रिय नाभिकों की संख्या बता रहा है। तो अब भाई इतने समय में ये तो बच गए, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं, तो विघटित कितने हो गए। स्टार्टिंग में अपन ने t इक्वल्स टू 0 समय पर कितना माना था दोस्तों, n0। तो अब अपन क्या निकाल सकते हैं यहां से, भाई स्टार्टिंग में n है तो t समय अंतराल में
टी समय अंतराल में कि भाई इस समय में विघटित कितने हो गए जो बिना कोई एक्सटर्नल कंडीशन के खत्म हो गए, तो अपन क्या कहेंगे, अपन ये कहेंगे कि टी समय अंतराल में विघटित हुए नाभिकों की संख्या, विघटित हुए नाभिकों की संख्या बराबर क्या होगी, एन डेस अपन मान लें, एन डेस, तो एन डेस बराबर पहले एन टी बराबर 0 पर कितने थे भाई, देखो एन 0, और ये टी समय बाद में है, टी समय पर सक्रिय नाभिकों की संख्या है, यानी प्रतिदर्श में अभी तक ये बचे हुए हैं, तो एन 0 माइनस क्या होगी, विघटित नाभिकों की संख्या एन 0 माइनस एन, और एन 0 माइनस एन का मतलब एन 0 माइनस एन 0 ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, यानी एन 0 अपन कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ये आ गया एन। ठीक है, लेमडा जो है यहां से एक चीज, लेमडा का मान अपन ने पहले ही डिनोट कर दिया कि लेमडा का मान है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लेमडा का मान अपन ने लिख लिया है कि जो लेमडा आया था वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वो किसी प्रकार की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना तो मात्रा पर निर्भर करता, ना उसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो पदार्थ में होते हैं उन पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, लेमडा जो आया है, लेमडा को अपन क्या क्या नाम कहते हैं, 6 नियतांक, लेमडा को 6 नियतांक। ठीक है, और क्या बोलते हैं दोस्तों, विघटन नियतांक, विघटन नियतांक, ये सारे के सारे लेमडा के नाम हैं, विघटन नियतांक, या रेडियो एक्टिव, और क्या नाम है इसका, रेडियो एक्टिव सक्रिय नियतांक, ये भी इसका नाम है, रेडियो एक्टिव सक्रिय नियतांक ये भी नाम है, और रदरफोर्ड सोडी का नियम है, ये रदरफोर्ड सोडी का नियम है, तो इसको रदरफोर्ड सोडी का नियतांक भी बोलते हैं, रदरफोर्ड सोडी का नियतांक, तथा किसी नाभिक के प्रति समय क्षय की प्रायिकता भी कहते हैं, प्रति समय क्षय की प्रायिकता भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, लेमडा को 6 नियतांक, विघटन नियतांक, रेडियो एक्टिव सक्रिय नियतांक, इस नियम को किसने दिया था, रदरफोर्ड सोडी ने दिया था इस नियम को, तो इसको डी के नियम भी बोल सकते हैं या रदरफोर्ड सोडी का नियम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो लेमडा है इसको रदरफोर्ड सोडी नियतांक भी अपन बोल सकते हैं, या किसी नाभिक का प्रति समय क्षय की क्या होती है, प्रायिकता को भी ये डिनोट करता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो इंपॉर्टेंट है, उसको अपन ध्यान रखेंगे। ग्राफिकल, हाँ, ग्राफ क्या है, किस का ग्राफ है, n इक्वल्स टू n0 ई टू दी पावर माइनस एक तो लेमडा टी, और एक दोस्तों कौन से बचे हुए n डेज, ये क्या है n डेज, तो n डेज इक्वल्स टू क्या हो गया n0 और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, ग्राफ अपन किसका प्रेजेंट कर रहे हैं, समय, टाइम ऑब्लिक नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या n, किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समय, और इसमें n में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों देखो ध्यान से, ठीक है, ये हो गया, ये समय है, ठीक है, और ये क्या है n। ठीक है, अब अपन स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि ये t इक्वल्स टू 0 टाइम, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम पर अपने पास में प्रतिदर्श खूब सारा है, यानी ये अपन ने मान लिया कि t इक्वल्स टू 0 टाइम पर कितना माना अपन ने, n0 माना था, ये लो n0। इसमें से अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अपना ये देखो ग्राफ क्या है, n इक्वल्स टू n0 ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी है। देखो एक्सपोनेंशियली
तो कल मैंने परसों ग्राफ आपको समझाए थे कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब ये होता है कि इधर ब्लोज अप, यानी तो इधर तो है नहीं, तो t इक्वल्स टू 0 टाइम अपन करेंगे तो n इक्वल्स टू n0, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होना है और जैसे ही t इक्वल्स टू इन्फिनिटी यानी t टेंस टू इन्फिनिटी यदि है तो ये क्या बनाएगा ग्राफ कैसे आएगा, इस हिसाब से आना, इस हिसाब से आना है, ठीक है। और ये क्या है, n इक्वल्स टू n0 e टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी, ये इसका ग्राफ है, ठीक है भाई। और अब ये तो हो गया इसका ग्राफ, अब इसका तो ये तो है ऐसे, तो जैसे जैसे ये तो क्या है एंडेस क्या है, समय अंतराल में विघटित हुए नाभिकों, जैसे जैसे ये डिक्रीज होगी सक्रिय नाभिकों की संख्या कैसे होगी, तो विघटित हुए नाभिकों की संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अपन ये क्या कहेंगे, ये इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, और ये कैसे आएगी, इस हिसाब से आएगी, ठीक है। सक्रिय नाभिकों की संख्या टेंस टू इंक्रीज ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, n इक्वल्स टू स्टार्टिंग में इतने नाभिक अपने पास में थे और ये सक्रिय नाभिकों की संख्या, तो ये n इक्वल्स टू कितना होगा, n इक्वल्स टू n0 और 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी। देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ पर काट रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ क्या हो गया कि ये वह समय है जहाँ पर इतने ही तो विघटित हो गए, इतने ही बच गए, तो ये क्या कहलाएंगे, इतने ही विघटित हो गए, इतने ही बच गए, तो ये वाली जो आयु है इसे अपन दोस्तों क्या कहेंगे, TH, इसे अपन क्या कहेंगे, अर्धायु। और अर्धायु का मतलब अब कितने बच गए, n0/2 बच गए, कितने बच गए दोस्तों, n0/2 बच गए, ठीक है। कितने बच गए, n0/2। यहां से मैंने एक और काट दिया इसको, इसको अपन ने क्या कहा, TA, ए का मतलब है एवरेज, क्या है दोस्तों, TA, ए का मतलब क्या है, एवरेज। तो T एवरेज पे देखो ये यहां भी काट दिया, तो T एवरेज पे कितना बच गया, ये अपन ध्यान रखेंगे, ग्राफ को याद रखेंगे भाई लोगों, 0.63 n0, n0 का मतलब ये तो क्या है, विघटित हो गए और इतने क्या हो गए, इतने बच गए, यहां से देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गए, n0/e, यहां क्या हो गया, n0/e, n0/e का मतलब क्या है, 0.37 n0, 0.37 n0, इतने मतलब क्या हो गए, बच n0/e, n बराबर यहाँ n0/2, यानी ये अर्धायु है, ठीक है। ये क्या हो गया, n0/e, यानी ये क्या है, सक्रिय नाभिकों की संख्या इतनी बची है और इतनी ये विघटित हो गई, देख लो यहाँ से, और आगे इस हिसाब से ये साथ साथ में चलते जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये यदि ग्राफ आपको याद रखते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ से खत्म हो जानी है, ठीक है। समझ में आ गई बात, फिर से देखो, n इक्वल्स टू n0, t इक्वल्स टू 0 रखोगे तो n इक्वल्स टू देखो n0 है, n0 यहाँ से ग्राफ चलेगा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसको अपन लिखें तो ये क्या है दोस्तों, n बराबर n0 e टू दी पावर लैम्बडा t हो गया, तो n की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी और t टेंस टू अपन इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये चीज क्या आएगी भाई, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे तो n इक्वल्स टू क्या, टेंस टू 0, 0 की तरफ अग्रसर है, ये रहा। अब जैसे जैसे इसकी संख्या डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे विघटन नाभिकों की संख्या, और ये यहाँ पर आ गए, तो ये दोनों ये सेम कटान बिंदु है, ये क्या कहलाएगा, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब हो गया कि या तो सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी बच गई, या अपन ये कहेंगे कि भाई आधी विघटित हो गई, तो ये तो क्या हो गया, हाफ अर्ध आयु, ये है अर्ध आयुकाल, रेडियो एक्टिव नाभिकों का अर्ध आयुकाल। और ये क्या है भाई, औसत, कौन सी आयु, औसत आयु, या इसे अपन दोस्तों क्या कहेंगे, माध्य आयु, क्या कहेंगे, माध्य आयु। ये वो टाइम है जिसपे ये माध्य आयु है, ठीक है। समझ में आ गया ग्राफ। अब अपन देखो इस ग्राफ से ही कुछ बातें निकल के आती हैं। अर्ध आयु, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अर्ध आयु अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो अर्ध आयु काल, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, अर्ध आयु काल। क्या है दोस्तों, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ, या TH, T का मतलब है टाइम, H का मतलब क्या है, हाफ, ठीक है। अर्ध आयु काल, इसकी परिभाषा अपन क्या लिखे कि स्टार्टिंग में t इक्वल्स टू 0 टाइम पर जो अपन ने सक्रिय नाभिक लिए थे उनकी संख्या आधी अपने विघटित हो गई, तो वो अर्धायुकाल हो, या अपन कह सकते कि भाई सक्रिय नाभिकों की संख्या आधी बच गई, तो अर्धायुकाल को अपन कैसे डिफाइन करें, वह समय अंतराल
वह समय अंतराल जिसमें किसी रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव का मतलब हिंदी में सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ के सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। प्रारंभिक मान की क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। ठीक है, अब अपन इसको डिफाइन करेंगे। ये डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी। अपन मान रहे हैं क्या कि प्रारंभ में t इक्वल्स टू 0 टाइम पर अपन ने n बराबर कितना लिया था? वही n0 लिया था। सक्रिय नाभिक कितने थे? n बराबर n0। तो अब अपन बात करें कि t बराबर अपन ने क्या ले लिया? t बराबर th। तो सक्रिय नाभिकों की संख्या n बराबर कितनी होगी? भाई n0/2 हो गई। भाई t बराबर 0 पर तो ये लिया था। अब अपन ने मान लिया कि अर्ध आयुकाल होगी, आधा समय हो गया उसको, तो th n इक्वल्स टू क्या हो गया? n0/2 हो गई। अब अपन जानते हैं 6 समीकरण से, 6 समीकरण ये है ही। रेडियो एक्टिव डीके ला क्या है? n इक्वल्स टू n0 e⁻ λt। क्या है भाई? n इक्वल्स टू n0 e⁻ λt। तो अपन ने माना कि t बराबर th पर n इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों? n0/2। ठीक है, n0/2 रखा, n0/2 बराबर n0 e⁻ λth हो गया भाई th। यहाँ से n0 से n0 कट गया और इसको मैं देखो 1/2 बराबर e⁻ λth, या इसका अपन रेसिप्रोकल कर लें तो ये क्या हो गया? लेमडा e⁻ बराबर क्या हो गया? 2। दोनों तरफ लॉग ले लें तो लेमडा th बराबर इसका लॉग लेंगे तो log e बेस पे 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से th यदि अपन डिनोट करें th हाफ लाइफ अर्धायुकाल, तो क्या हो गया? ln2/λ। th बराबर क्या हो गया? ln2/λ। अब यहाँ से दोस्तों देखिए ध्यान से, ln जो 2 है वो e बेस पे है, इसको 10 बेस में बदलूंगा तो 2.303 log 10 बेस पे 2 और log 10 बेस पे 2 हो गया। तो ln2 की वैल्यू क्या है? 2.303 और log 10 बेस पे 2 की वैल्यू कितनी होती है लोग दोस्तों? 0.3010। कितनी होती है? 0.3010। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो यह आएगा 0.6930। कितना आएगा? 0.6930। तो यहाँ से अर्धायुकाल th इक्वल्स टू क्या हो गया? ln2/λ या 0.693/λ या अप्रोक्सीमेट अपन क्या कर सकते हैं? 0.7/λ इसको कर सकते हैं। ये क्या आ गया? रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अर्ध आयुकाल आ गई है। क्या आ गई दोस्तों? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अर्ध आयुकाल आ गई। ठीक है, समझ में आ गई बात कि यह वह समय है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधे पदार्थ हैं वो विघटित हो गए या आधे पदार्थ बच गए। तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला देखो, थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को मिटा दे रहा हूं, वापस बनाऊंगा अभी। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अपन इस अर्ध आयुकाल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं बातों को कि भाई ये अपना रेडियो एक्टिव डीके यानी n इक्वल्स टू n0 e⁻ का ग्राफ क्या आया? ये n0 था और ये आ गया ये n0। ध्यान से देखिए। ठीक है, यहां से अपन ने क्या किया कि ये वह टाइम है th जहां पर ये क्या हो गया भाई? n0/2। ठीक है, तो t बराबर th पर, ठीक है, n बराबर कितना हो गया भाई? n0/2। यानी प्रथम अर्धायुकाल में n इक्वल्स टू कितना हो गया? n0/2। अब इन दोनों की आदि यानी ये संख्या क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? n0/4 यानी इसका आधा, n0/2 का 1/2। ठीक है ना, तो t बराबर द्वितीय अर्धायुकाल भाई 2th का मतलब ये 2th हो गया। इतना जो समय लगा उतना ही और लग गया।
तो ये क्या हो गया, n इक्वल्स टू n0/4। देख लो चाहे n0/4 को अपन क्या लिख सकते हो दोस्तों, n0/2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही t बराबर 3th और इनका आधा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, n0/8 आ जाएगा इसका आधा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो जाएगा, n0/8 यानी n0/2 की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, एंड सोन क्या हो जाएगा, एंड सोन t बराबर क्या हो जाएगा, nth। n छोटे n का मतलब है यहाँ अर्धायुकाल है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ एंड n। यहाँ 1 लिखना, 1 मान सकते हो यहाँ पर। और ये क्या हो गया, n इक्वल्स टू n0 कितना, n0/2 की घात n, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n। जैसे तीसरी अर्धायुकाल है तो तीसरी। तो यहां से दोस्तों एक फॉर्मूला बन गया, इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने बताया है। क्या हो गया, देखो यहां से t बराबर nth इक्वल्स टू, ये हो गया n इक्वल्स टू n0 की पावर n। ठीक है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कि कौन से नंबर की हाफ लाइफ है, द्वितीय अर्धायुकाल है, प्रथम अर्धायुकाल है, तृतीय अर्धायुकाल है, चतुर्थ अर्धायुकाल है, कैसा है। तो यहां से ये फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए n/n0, n0 को इसको नीचे ले आए, बराबर क्या हो गया, 1/2 की घात n। ठीक है, या इसको पूरा अपन लिख सकते हैं 1/2 की घात n। ठीक है, या n कितना है, यहां से देखो n, यहां से अपन n निकालें तो n बराबर क्या है, t और क्या है, th। ये तो पूर्ण समय और ये क्या है, अर्धायुकाल। तो n/n0 बराबर 1/2 की पावर n बराबर 1/2 की पावर t/अर्धायुकाल th। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात। तो यहां से भी मतलब क्या हो सकता है, अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो ये अर्धायुकाल की दोस्तों क्या है, कंसेप्ट है जो आप लोगों को अच्छे से समझनी है। अर्धायुकाल क्लियर होगी। अब अपन दोस्तों बात करते हैं औसत आयुकाल की। किसकी बात करते हैं, औसत आयुकाल। अर्धायुकाल होगी, समझ में आ रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ग्राफ है, ये 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। ठीक है ना, वहां से तो हटा दिया है, लेकिन ये अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है, इसलिए अपने फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चों को तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात अपन करते हैं आगे। औसत आयुकाल, औसत का मतलब क्या है कि कभी ज़्यादा विघटित हो गए, कभी कम विघटित हो गए। किसी समय में, प्रथम समय में बहुत ज़्यादा विघटित हो गए, फिर 15 मिनट में कम विघटित हो गए, फिर ज़्यादा विघटित हो गए। तो एवरेज किस हिसाब से विघटित हुए वो क्या है, उसका औसत। तो अपन बात कर रहे हैं औसत आयुकाल। औसत आयुकाल, औसत आयुकाल का मतलब टी और ए का मतलब है दोस्तों एवरेज। ए का मतलब क्या है, एवरेज, या अपन इसको क्या कहेंगे, मीन और औसत आयुकाल। ठीक है, इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखें, किसी टुकड़े में, किसी टुकड़े में रेडियो सक्रिय पदार्थ के, रेडियो सक्रिय पदार्थ के, किसी टुकड़े में रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी नाभिकों के जीवन काल का औसत ही उस पदार्थ की औसत आयु है या कहलाती है, औसत की औसत आयु कहलाती है। ठीक है ना, कि कोई टुकड़ा है, ठीक है, किसी टुकड़े में रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी नाभिकों के जीवन काल का औसत, कि कोई टुकड़ा है, जैसे अलग अलग टुकड़े अपन ने कर लिए, कोई सा टुकड़ा कब विघटित हो गया, तो उसको कितना टाइम लगा विघटित होने में, इसको कितना टाइम लगा, फिर उसको कितना लगा, फिर इसको कितना लगा, सभी का औसत यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या,
यानी अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी ए बराबर अपन ये लिख सकते हैं सभी सक्रिय नाभिकों के जीवन काल, सभी सक्रिय नाभिकों के जीवन काल का योग, बटे प्रारंभ में उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, बराबर 1/λ माना जाता है कि औसत जो आयुकाल है वो 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है, ठीक है। अब इसमें देखो पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं अपन जो n = n0 है e⁻⁻λt है, तो इसको तो ta कर देंगे और t बराबर क्या हो जाएगा 1/λ, वो क्या कहलाएगा, यहां से देखो n = क्या हो जाएगा, t बराबर 1/λ कर दोगे तो n0/e, तो वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या की कितनी रह जाए 1/e गुना, यहां देखो t बराबर 1/λ करोगे, 1/λ से λ कट जाएगा e⁻⁻1 तो n0/e, तो ये क्या आ जाएगा, ये वो समय है, औसत आयुकाल है कि वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या अपनी प्रारंभिक संख्या कितनी रह जाए 1/e गुना रह जाए, वो उसकी क्या कहलाती है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत आयुकाल कहलाती है, ठीक है। जैसे अपन बात कर रहे हैं पहला t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, बराबर कितनी है भाई n0, t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है n0, तो t बराबर ta पर सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, t बराबर ta पर सक्रिय नाभिकों की संख्या, तो क्या है n बराबर n0 और e⁻⁻λ और t बराबर क्या है भाई ta, बराबर क्या है ta, ठीक है। लेमड़ा बराबर अपन ने क्या रख देंगे, यहां से देखो ta अपन डिफाइन किया तो 1 क्या रख देंगे, लेमड़ा बराबर ta, तो n बराबर क्या हो जाएगा n0 e⁻⁻1 बराबर क्या हो जाएगा n0/e, ये अभी मैंने बताया आपको, ये क्या हो जाएगा n0/e, n0/e का मतलब क्या है दोस्तों 0.37 ऑफ n0, या परसेंटेज में अपन लिखेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे तो 37% ऑफ n0, कि n0 का कितना 37%, क्या होगा n0 का 37%, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि ta समय अंतराल में विघटित नाभिकों की संख्या, ta ये तो बच गए, वो है ta समय अंतराल में विघटित नाभिकों की संख्या, बराबर कितनी होगी भाई n डेस, विघटित नाभिकों की संख्या कितनी होगी n डेस, प्रारंभ में कितने थे n0, चले बच के कितने गए -n, बराबर n0 -n0/e, n0/e कर लें तो ये क्या हो गया, तो एक तो फॉर्मूला अपने पास में n0 1 - 1/e आ गया, ऐसी भी फॉर्म आ सकती है, ध्यान देना, या n0, ठीक है, माइनस n0/e की वैल्यू कितनी है, ये रही 0.37 n0, जैसे ये घटाओगे तो कितनी आ जाएगी भाई 0.63 n0, और परसेंटेज में लिखोगे तो 63% ऑफ n0, यानी ये तो बच गए, नहीं सॉरी विघटित हो गए, ये तो विघटित नाभिकों की संख्या क्या है, ये बच गए, सक्रिय नाभिकों की संख्या है, ये तो है, और ये क्या है भाई, ये विघटित हो गए, तो विघटित कितने हो गए 63% विघटित हो गए, कितने परसेंट 63% स्टार्टिंग में, ठीक है। थर्ड बात क्या है कि ta बराबर क्या है 1/λ, ta बराबर क्या है 1/λ, ठीक है। और अभी अपन ने t अर्धायुकाल पढ़ा है, तो th बराबर 0.693/λ, ठीक है। तो यहां से 1/λ t
टी ए बराबर 1/λ की वैल्यू रख दें, तो 1/λ की वैल्यू कितनी होगी, टी एच अपॉन 0.693। ठीक है भाई, टी एच बराबर क्या हो गया 0.693, या दशमलव हटाएंगे तो 1000 टी एच बराबर 693, या टी ए बराबर 1.444 टी एच, यानी औसत, इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं अपन, औसत आयुकाल बराबर 1.44 अर्ध आयुकाल। औसत आयुकाल बराबर क्या है 1.44 अर्ध आयुकाल, क्या हो जाएगी, ये इसमें हो गई। समझ में आ गई बात, ये टी एच होगी। टी ए और ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा चौथा पॉइंट देखिए औसत आयुकाल के बारे में। बहुत ध्यान से बातों को समझना है दोस्तों, ये अपने लिए अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि टी एच समय अंतराल में, टी एच का मतलब है अर्धायुकाल, समय अंतराल में, टी एच समय अंतराल में क्या हुआ भाई, 50% ऑफ N0 ये विघटित हो गए, वह 50% ऑफ N0 ये तो क्या हो गए विघटित। ठीक है, वह 50% ऑफ N0 क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। और पांचवा पॉइंट क्या है, टी ए समय अंतराल में, यानी औसत समय अंतराल में क्या बात होगी भी, कितने बच गए, 63% ऑफ N0 क्या हो गए विघटित। अपन ने निकाला है क्या है विघटित, ये रे, ये तो सक्रिय है और ये विघटित है। ठीक है, और कितने भाई, वह 37% ऑफ N0 क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, सक्रिय रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी जब मैंने फर्स्ट ग्रेड दी थी तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 63 सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, 1 सेकंड भी सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। हाँ, अब दोस्तों एक नया वर्ड आता है इसमें कि एन को तो अपन ने डिफाइन कर लिया, अब अपन एक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। जो जैसी प्रॉपर्टी एन में थी वैसी सेम टू सेम प्रॉपर्टी किसमें है, इसमें आर में होगी, एक्टिविटी में। तो अब नेक्स्ट हेडिंग अपन लगाए प्रतिदर्श की सक्रियता। प्रतिदर्श यानी सैंपल की प्रतिदर्श की सक्रियता, सक्रियता का मतलब है एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव यानी आर, किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब अपन नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं प्रतिदर्श की सक्रियता। सक्रियता भी बोल दो, चाहे इसको एक्टिविटी भी बोलते हैं, ए से भी इसको डिनोट करते हैं, आर भी करते हैं, आर से भी डिनोट करते हैं, या क्षय दर भी बोलते हैं। क्षय दर एक जैसी ही ये चीज़ है, इस पे क्वेश्चन आता ही है। बच्चे सक्रियता समझते नहीं है, रेडियो एक्टिविटी तो सब समझते हैं, लेकिन आ जाएगी सक्रियता की इकाई क्या होगी तो बच्चे ये नहीं समझेंगे कि ये सक्रियता होती क्या है। तो इसको एक्टिविटी, प्रतिदर्श की सक्रियता और रेडियो एक्टिविता लगभग एक ही है। ठीक है, तो अब देखो इसमें पॉइंट टू पॉइंट अपन बात कर रहे हैं। रेडियो सक्रिय प्रतिदर्श के, रेडियो सक्रिय प्रतिदर्श के, रेडियो सक्रिय प्रतिदर्श के विखंडन की दर को अपन क्या लिखेंगे, जो अपना -dn/dt आया था वो क्या हो गया दोस्तों, r बराबर -dn/dt। तो यहां से ये क्या हो गया, λ × n हो गया। या यहां से यदि अपन निकालेंगे
तो r इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, r0 e टू दी पावर माइनस लेमड़ा टी। यानी जो अपना नियम था n इक्वल्स टू n0 e टू दी पावर माइनस लेमड़ा टी है, तो यहाँ देखो r किसके समानुपाती है, r n के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, n के समानुपाती है। तो ये इक्वेशन r में भी सेम टू सेम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी क्षण पदार्थ की सक्रियता उस क्षण, हाँ, किसी क्षण पदार्थ की सक्रियता उसी क्षण उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के सीधे समानुपाती होती है। ये मैंने अभी आपको बताया ही है, ये लिख दिया अपने, समानुपाती होती है। यानी R समानुपाती क्या हो गया, n क्या है, सक्रिय द्रव्यमान, या इसको अपन क्या बोलेंगे, सक्रिय द्रव्यमान, कि इतने बच गए तो उनका द्रव्यमान भी है। तो R समानुपाती क्या हो जाएगा, m, कि प्रतिदर्श में उस समय जो सक्रिय नाभिक बच गए उनका द्रव्यमान। किसी क्षण पदार्थ की सक्रियता उसी क्षण उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या के सीधे समानुपाती, R समानुपाती n। ये अपन ने यह भी देखो, मैंने यहाँ लिखा था R समानुपाती n, तो R समानुपाती n हो गया, या सक्रिय द्रव्यमान यानी R समानुपाती क्या हो गया भाई, छोटा n। हाँ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात अपन करें तो R का मान है वो चरघातांकी रूप से कम होता है। थर्ड पॉइंट क्या है सक्रियता के बारे में, कि R समय के साथ R चरघातांकी रूप से कम होता है, क्योंकि R इक्वल्स टू क्या लिख दिया आपने, R इक्वल्स टू R0 e टू दी पावर माइनस लेमड़ा टी, तो चरघातांकी रूप से कम होगा। दूसरा, चौथा पॉइंट, R का मान m पर निर्भर कर रहा है। R का मान n, m व t पर निर्भर करता है। जो सक्रियता है उसका मान किस पर निर्भर करता है, n, m व t पर निर्भर करता है, जबकि लेमड़ा TH TA, लेमड़ा TH व TA का मान नियत रहता है। इनका मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। पांचवा पॉइंट देखो क्या है भाई, एट t बराबर 0, n बराबर n0, तो r बराबर r0, तो t बराबर TH पर r बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर n0, तो r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, r0.2 एक्टिविटी क्या हो जाएगी। और एट t बराबर TA औसत समय अंतराल में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम n के समानुपाती है, तो n के सारे मान आ जाएंगे। n r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू r0/e, यानी, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.37 इंटू r0। जो n इक्वल्स टू यहाँ क्या था, n0 था, n0 आ गया। यहाँ n इक्वल्स टू क्या था दोस्तों, n0.2 था, और यहाँ n इक्वल्स टू क्या था, n0/e था। तो r किसके समानुपाती है, n के, तो जो n के फॉर्मूले हैं वही किसके फॉर्मूले हो जाएंगे, r के फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, और r किसके समानुपाती है भाई, m के समानुपाती है, देख लो चाहे। तो सक्रिय जो द्रव्यमान है वो भी चरघातांकी रूप से कम होगा। अभी अपन ने पढ़ा है। छठा पॉइंट देखो, यही लिख देता हूं छठा, r समानुपाती क्या है, m, देन जैसे r चरघातांकी रूप से घटेगा ऐसे, तो m भी क्या है, चरघातांकी रूप से घटेगा। यानी m के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू m0 e टू दी पावर माइनस लेमड़ा टी, अर्थात सक्रिय नाभिक, इस पर सक्रिय द्रव्यमान 6 चरघातांकी रूप से होता है। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, सक्रिय द्रव्यमान का 6 चरघातांकी रूप से होता है, यानी उसका भी किस रूप से होता है, चरघातांकी रूप से होता है।
ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने लिखा दी। अब आर का यानी एक्टिविटी, सक्रियता या रेडियो एक्टिव सक्रियता एक ही बात है, ठीक है। सक्रियता आर का एसआई मात्रक, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, चाहे सक्रियता बोलो उसका भी वही मात्रक है, या रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता बोलो, एक ही बात, ठीक है। क्या है मात्रक? आर का एसआई मात्रक सबसे पहले बेक्यूरेल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, तो इसका मात्रक क्या है? बेक्यूरेल। एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? एसआई मात्रक है बेक्यूरेल। बेक्यूरेल नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उसके सम्मान में इसको बेक्यूरेल कहा जाता है, ठीक है। बेक्यूरेल का मतलब क्या है कि एक बेक्यूरेल, BQ शॉर्ट में डिनोट करते हैं, बराबर क्या होगा? 1/6 प्रति सेकंड, 1/6 प्रति सेकंड इसे बोला जाता है, ठीक है ना। एक बेक्यूरेल का मतलब है 1/6 प्रति सेकंड, यानी एक बेक्यूरेल है क्या? इसका मतलब है 1 सेकंड में एक परमाणु क्या होगा? विघटित हो जाएगा, ठीक है। अन्य मात्रक, इसको अपन ने पढ़ा था कि दो वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया था, एक तो मेरी पियरे और एक उसका हस्बैंड पियरे पेरे, ठीक है। तो वो क्यूरी, वन क्यूरी और क्यूरी को अपन किससे डिनोट करते हैं? CI, और इसका मतलब क्या होता है? 3.7 गुणा 10⁻10 6 प्रति सेकंड। क्यूरी भी इसका मात्रक है, 6 प्रति सेकंड हो गया। तो ये दोनों क्या है? रेडियो एक्टिवता के क्या है दोस्तों? बेक्यूरेल में भी आप इसको चेंज कर सकते हो, 1 क्यूरी को बेक्यूरेल में चेंज कर दोगे तो 3.7 गुणा 10⁻10 बेक्यूरेल ही आ गया, 6 प्रति सेकंड है। तो ये इस हिसाब से अपन को क्या करना है? आर का एसआई मात्रक, ये भी आ सकता है कि एक्टिवता का ऐसे बेक्यूरेल है या 6 प्रति सेकंड है या क्यूरी है, इनमें से किसी के नाम में, क्यूरी वो दंपति हैं उनके सम्मान में ये नाम दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं कि मानव जीवन में कि ये कहाँ काम में आ रहे हैं। ये इतने अपने रेडियो एक्टिवता पढ़ी, सक्रियता पढ़ी, 6 नियतांक पढ़ लिया, अर्धायुकाल पढ़ लिया, तो ये मानव कहाँ काम में आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आता है, इनका क्या यूज है, तो अपन पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, होने वाली है अभी। क्या है? मानव जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मानव जीवन में रेडियो समस्थानिकों का उपयोग। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेडियो समस्थानिकों का उपयोग कि कहाँ उपयोग में आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में सबसे पहले बात करें, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या है? खून चक्कर की जांच, खून चक्कर की जांच में किसको काम में लिया जाता है? क्रोमियम CR57 को काम में लिया जाता है, ठीक है। दूसरा, दिमाग में यदि किसी के गांठ है, दिमाग की गांठ की पहचान करने में, दिमाग की गांठ की पहचान करने में किसको काम में लिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, HG मरकरी और 203, मरकरी HG 203 को काम में लिया जाता है। तीसरा है गले के कैंसर की जांच में, गले की कैंसर की जांच, यदि किसी के गले की कैंसर हो गई है उसकी जांच में आयोडीन और किसको काम में लिया जाता है? 131 आइसोटोप को काम में लिया जाता है, ठीक है। कैंसर ठीक करने में, ये बहुत बार आता है, कैंसर ठीक करने में बहुत बार पूछा गया है, कोबाल्ट 60 वेरी इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट 60 का काम में लेते हैं। और रक्त कैंसर ठीक करने में, पांचवा, रक्त कैंसर ठीक करने में क्या क्या काम में लेते हैं? रक्त कैंसर को ठीक करने में एक तो सोना AU 189 या ओब्लिक सोडियम 24 काम में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो मेडिकल लाइन में कहाँ काम में आता है?
खून की जांच करने में क्रोमियम 57, दिमाग की गांठ जांच करने में Hg 203, गले की कैंसर आई 131, आयोडीन 131, या कैंसर ठीक करने में कोबाल्ट 60, और रक्त कैंसर की जांच करने में सोना 189 और या सोडियम 24 को काम में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये भी समझ सकते हो कि भाई जीके का भी क्वेश्चन है ये, तो ठीक है। ऐसे ही दूसरा बी, इसका यूज कहाँ है दोस्तों? प्राचीन वस्तुओं के लिए, प्राचीन वस्तुओं के लिए, कि जैसे कोई प्राचीन अवशेष मिल गए और उनको पहचानना है, तो सबसे पहले क्या है, जीवाश्मों के नमूने की, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाश्मों के नमूने, जीवाश्मों के नमूने का आयु, नमूने का आयु निर्धारण करने में, आयु ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? कोबाल्ट 60। तो देखो कोबाल्ट 60 के दो यूज हैं, एक तो कैंसर ठीक करने में भी और जीवाश्मों के आयु का निर्धारण करने में कोबाल्ट 60, ठीक है। दूसरी, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात, आयु में यू छोटा, आयु ज्ञात करने में, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका यूज किया जाता है भाई? K40, K40 एवं यूरेनियम, K40 या किसको यूज किया जाता है? नहीं सॉरी, ये जीवाश्मों की आयु, और कितने जीवाश्मों की आयु का निर्धारण अपन करते हैं? ये गलत लिख दिया था, 30,000 ईयर ओल्ड, 30,000 पुरानी ईयर ओल्ड को डिफाइन कर सकता है। और यहां यूज करेंगे दोस्तों कार्बन 14, C14, किसको यूज करेंगे? C14, कार्बन आयु अंकन, ये मैंने मिस्टेक लिख दिया था। कैंसर ठीक करने में कोबाल्ट 60 और जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में कार्बन 14 पद्धति को काम में लिया जाएगा, C14, वेरी इंपॉर्टेंट। किसको काम में लेते हैं? C14, कार्बन 14 को काम में लिया जाता है, और इससे अपन कितने 30,000 पुराने नमूने निकाल सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में K40 एवं यूरेनियम दोनों को काम में लेते हैं। और तीसरा जो इसका यूज है वो क्या है? कृषि क्षेत्र में, क्या है दोस्तों? कृषि क्षेत्र में। कहाँ? सबसे पहला कृषि क्षेत्र में क्या है भाई? कीड़ों से आलू की रक्षा के लिए, कीड़ों से आलू की रक्षा के लिए, कीड़ों से आलू की रक्षा के लिए क्या यूज किया जाता है? कोबाल्ट 60। कैंसर को ठीक करने में और कीड़ों से आलू की रक्षा करने में एक ही मटेरियल काम में लिया जाता है, वो क्या है? कोबाल्ट 60। जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन 14, ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए के पोटेशियम 40 एवं यूरेनियम, ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, किसके लिए भाई? कृत्रिम, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग की घटना इसके कारण भी हो रही है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए क्या लिया जाता है? AgI, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर आयोडीन। और दोस्तों तीसरा है खाद के रूप में, खाद के रूप में, खाद के रूप में अपन क्या काम में लेते हैं? फास्फोरस, P, और P का क्या मतलब है? P32 काम में लिया जाता है, P32 काम में लिया जाता है। ये अपना मानव जीवन के लिए काम में आता है, ठीक है। और एक गाइगर मूलर काउंटर अपन पढ़ेंगे, कहाँ पर? बीएससी की न्यूक्लियर फिजिक्स में। यहाँ भी अपन कह सकते हैं कि गाइगर मूलर जो काउंटर का जो प्रयोग है, अल्फा एवं बीटा जो कण होते हैं उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर भी न्यूक्लियर फिजिक्स में इसी पे बेस्ड है, और उसकी पहचान किसकी? अल्फा तथा बीटा कणों की रेडिएशन की पहचान करने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह है मानव जीवन के लिए, इसका मतलब बहुत जोरदार है। खून की जांच के लिए फिर से देखिए क्रोमियम 57, दिमाग की गांठ को पहचान करने के लिए Hg 203, गले की कैंसर की जांच के लिए I 131, और कैंसर को ठीक करने के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। फिर रक्त कैंसर ठीक करने में Au सोना 189 या सोडियम 24, प्राचीन वस्तुओं के लिए जीवाश्मों
जीवाश्मों की स्टडी के लिए कार्बन 14 पद्धति, कार्बन डेंटिंग पद्धति भी बोला जाता है इसको। और इससे कितना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 30,000 ईयर ओल्ड पुराने तक के जीवाश्म की आयु पर निर्धारित कर सकते हैं। पृथ्वी ज्ञात करने के लिए पोटेशियम 40 के पोटेशियम, ठीक है, एवं यूरेनियम। कीड़ों से आलू ठीक करने में कोबाल्ट 60, वही कोबाल्ट 60 है जिससे कैंसर की ठीक होता है। और ये कृत्रिम AgI सिल्वर, AgI का सिल्वर है, आयु का मतलब आयोडीन हो सकता है, AgI। और खाद के रूप में किसको, फास्फोरस 32 को काम में लिया जाता है। तो इन तीनों में 3 3 6 ये 9 लाइन है दोस्तों, यहाँ से आपकी बात बन सकती है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और देखिए आगे और बातें हैं, नोट लगा के मैं आपको नोट करवाता हूं। क्या बातें हैं दोस्तों, नोट क्या है, पहला नोट क्या है, रेडियो एक्टिव नमूने में, रेडियो एक्टिव नमूने में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ A एक अन्य अपेक्षाकृत स्थायी पदार्थ B में बदलता है, B कुछ अधिक स्थायी पदार्थ C में बदलता है, यह क्रिया स्थायी तत्व की प्राप्ति तक चलती रहती है, यह क्रिया स्थायी तत्व की प्राप्ति तक चलती रहती है, ठीक है। यानी A से क्या बना, B बना, B से क्या बना, C बना, C से क्या बना, D बना, एंड सो ऑन, ठीक है। देखो ध्यान से, रेडियो एक्टिव नमूने में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ A है, एक अन्य अपेक्षाकृत, यानी A से ज़्यादा स्थायी क्या, B है, B से ज़्यादा C है, C से ज़्यादा D है, एंड ऐसे ही चलती रहेगी। तो अब इसमें ये जो बात लिख दी, इसमें सबसे पहली बात क्या है, स्थायित्व का क्रम, सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, सबसे ज़्यादा वही दोस्तों D है, D से कम कौन सा C है, C से कम कौन सा B है, और B से कम कौन सा है A, ठीक है। दूसरा क्या है, रेडियो, ज़्यादा रेडियो कौन है, तो रेडियो सक्रियता का क्रम, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा है, A है क्योंकि कम स्थायी है, फिर B है, फिर C है, और फिर क्या है दोस्तों, D, ठीक है। दूसरी बात है, स्थायी तत्व के लिए लेमड़ा जो 6 नियतांक है उसका मान 0, और स्थायी तत्व के लिए लेमड़ा बराबर तो 0 और TH अर्ध आयुकाल बराबर क्या होगी दोस्तों, अनंत होगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थायी तत्व के लिए लेमड़ा 6 नियतांक बराबर तो 0 और अर्ध आयुकाल की मान क्या होगी, अनंत होगी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, संतुलन की अवस्था में, क्या है दोस्तों, संतुलन की अवस्था में B के उत्पादन की दर बराबर B के क्षय की दर, B के उत्पादन की दर बराबर B के क्षय की दर, संतुलन की अवस्था में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, रेडियो सक्रियता
रेडियो सक्रियता साम्यावस्था में, यदि रेडियो सक्रिय साम्यावस्था में तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 एंड सोन, और ये क्या हो जाएगा N1 लेमड़ा 1 बराबर N2 लेमड़ा 2 बराबर N3 लेमड़ा 3 बराबर एंड सोन, इस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक है। और चौथी, विकिरण की खुराक, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विकिरण की खुराक, डोज, विकिरण की खुराक, विकिरण की खुराक को सीवेट्स, SIEVERTS क्या बोलेंगे, SV, शॉर्ट में इसको बोलेंगे SV, या रोंजन, रोंजन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था, रोंटजन में मापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, में मापी जाती है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विकिरण की खुराक किसमें, तो आप वैक्यूल मत कर देना, खुराक है ये, विकिरण नहीं है, विकिरण की खुराक, या तो सीवर्ट्स, किसमें, सीवर्ट्स SV, बहुत आ सकता है, विकिरण की खुराक, या किसको मापी जाती है, रोंजन में मापी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से क्या है कि अपना जो चैप्टर था न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद में एक पूरी न्यूमेरिकल की क्लास अपन करेंगे। और तो इस पे अभी तो जो अपन ने लेटेस्ट जो पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड अपन कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं और उसके बाद में अपन पूरी एक क्लास इसके न्यूमेरिकल की एक और करेंगे। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको ध्यान रखना है कि विकिरण की खुराक किस में मापी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन चट्टान में यूरेनियम प्राचीन चट्टान में यूरेनियम एवं सीसे, प्राचीन चट्टान में यूरेनियम एवं सीसे के नाभिकों का अनुपात 1:1 है। ठीक है। यूरेनियम का अर्धायुकाल 4.5 गुणा 10⁹ वर्ष। प्रारंभ में इसमें केवल यूरेनियम नाभिक थे। प्रारंभ में इसमें केवल यूरेनियम के नाभिक थे। प्रारंभ में इसमें केवल यूरेनियम के नाभिक थे तो चट्टान की आयु है चट्टान की आयु है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपने पास में है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, प्राचीन चट्टान में यूरेनियम सीसे के नाभिकों का अनुपात क्या है, 1:1। ठीक है, यूरेनियम का अर्धायुकाल इतना दे रखा है, प्रारंभ में इसमें केवल यूरेनियम के नाभिक थे तो चट्टान की आयु क्या है। ठीक है, माना वर्तमान में मान लेते हैं, माना वर्तमान में यूरेनियम के सक्रिय नाभिकों की संख्या, वर्तमान में मान रहे हैं नाभिकों की संख्या बराबर क्या, n है। ठीक है, n मान लिए अपन ने। प्राचीन चट्टान में यूरेनियम सीसे के नाभिकों का अनुपात इतना है, यूरेनियम का अर्धायुकाल यानी अर्धायुकाल ये है, वर्ष है। प्रारंभ में इसमें केवल यूरेनियम थे तो अपन ने अब n माने हैं तो आधे विघटित हो गए, यानी अतः प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी होगी, सक्रिय नाभिकों की संख्या बराबर कितनी होगी भाई, 2n हो गई, n + n, यानी आधे तो क्या थे अभी प्रारंभ में, अभी अपन ने माने कि n है तो आधे क्या हो गए, विघटित हो गए। आधे क्या हो गए,
विघटित होगी। क्या है दोस्तों, माना वर्तमान में यूरेनियम के सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी है, n। अतः प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी थी, पहले तो n। भाई अपन ने वर्तमान में सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी मानी है, n मानी है। और यहां बात किसकी कर रहे हैं, अर्ध आयुकाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अर्ध आयुकाल की बात कर रहे हैं। तो प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी होगी भाई, 2n होगी, सीधी सी बात ये होगी। ठीक है, तो अब अतः वर्तमान में यूरेनियम के सक्रिय नाभिकों की संख्या n है। तब प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों का अंश, वर्तमान में यूरेनियम सक्रिय नाभिकों की संख्या n है, अतः प्रारंभ के सक्रिय नाभिकों की संख्या 2n। तो दोस्तों अब ये इतनी हो गई है, तो अब कितना अंश बच गया, यूरेनियम का वर्तमान अंश बराबर कितना बच गया दोस्तों, 1/2। कितना बच गया, 1/2। तो अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, n/n0 1/2 की पावर n बराबर 1/2 की पावर n T/TH, ये जानते हैं अपन। ठीक है, जानते हैं। तो यहां से देखो, ये अपने पास में कितना आ गया, 1/2 बराबर। ठीक है, और ये क्या हो गया, 1/2, 1 की पावर तो इतनी करोगे इतना, तो ये T/TH। ठीक है, यहां से अपन देखें, क्या उल्टा कर ले, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का T/TH। ठीक है, तो बेस क्या हो गया, बेस समान होने पे घातों की अपन क्या कर लें, तुलना कर लें। यानी ये यहाँ 1/2, तो देखो यहाँ इसको अपन क्या करते हैं, 1/2 की घात यहाँ तो क्या है 1, और यहाँ 1/2 की घात क्या है, T/TH। बेस सेम है, तो T/TH बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो T बराबर कितना आ गया दोस्तों, TH गुणा 1, और ये कितना दे रखा है आपको, 4.5 गुणा 10 की पावर 9 वर्ष दे रखा है। कितना आ गया, T बराबर TH दे रखा है, तो T बराबर T½ अर्धायुकाल, T बराबर T½ TH, और TH कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो T बराबर TH गुणा 1, 4.5 गुणा 10 की पावर 9 वर्ष अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया। इसी हिसाब से दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्रमशः है अल्फा उत्सर्जन एवं बीटा उत्सर्जन, क्रमशः अल्फा उत्सर्जन एवं बीटा उत्सर्जन के लिए रेडियोएक्टिव पदार्थ की माध्य आयु T1 एवं T2 है। यदि यह अल्फा उत्सर्जन एवं बीटा उत्सर्जन, यदि अल्फा उत्सर्जन एवं बीटा उत्सर्जन साथ साथ करते हो तो इसकी औसत आयु एवं क्षय नियतांक
6 नियतांक ज्ञात कीजिए, कि और इसके औसत आयु और 6 नियतांक ज्ञात करना। दोस्तों देखिए ध्यान से, क्रमशः अल्फा उत्सर्जन एवं बीटा उत्सर्जन के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु कितनी है, T1 एवं T2 है। यदि अल्फा उत्सर्जन एवं बीटा उत्सर्जन साथ साथ करते हों तो इसकी औसत आयु एवं 6 नियतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है भाई सॉल्यूशन, साथ साथ होते हैं तो लेमड़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2, साथ साथ 6 करते हैं अभी, और लेमड़ा इक्वल्स टू क्या भाई 1/T। औसत आयु एक की क्या है कि माध्य आयु T1, दूसरे की T2। तो आपको पता है कि माध्य आयु और लेमड़ा में एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो लेमड़ा 1 की बात अपन करें तो ये हो गया 1/T1, और लेमड़ा 2 की बात करें तो ये क्या हो गया 1/T2। तो इम्प्लाइज दैट लेमड़ा इक्वल्स टू 1/T1 प्लस 1/T2। ठीक है, और हो गया। तो यहां से इम्प्लाइज दैट लेमड़ा इक्वल्स टू, एलसीएम लिया तो T1 T2, तो ये हो गया T1 प्लस T2। अब टो औसत आयु काल, टो इक्वल्स टू क्या हो, टो इक्वल्स टू TA या 1/लेमड़ा। टो इक्वल्स टू क्या होता है 1/लेमड़ा, तो 1/लेमड़ा है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो टो इक्वल्स टू औसत आयु हो गया T1 T2 बटे T1 प्लस T2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में, कि एक की प्रायिकता कितनी है। मैंने आपको बताया था कि लेमड़ा को अपन क्या बोलते हैं, विघटन की प्रायिकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विघटन की प्रायिकता। तो के लिए 6, एक अल्फा उत्सर्जन एक बीटा उत्सर्जन, तो एक के विघटन की प्रायिकता लेमड़ा है, दूसरे की विघटन की प्रायिकता क्या है, लेमड़ा 2 है। तो दोनों के विघटन की क्या हो जाएगी, लेमड़ा इक्वल्स टू लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2। माध्य आयु और लेमड़ा में संबंध 6 नियतांक में संबंध होता है, ये अपन ने लिख दिया। और लेमड़ा जो 6 नियतांक है उसमें औसत आयु का संबंध टो इक्वल्स टू 1/लेमड़ा होता है। इसको कर दिया तो अपना आंसर क्या आ गया, टो इक्वल्स टू T1 T2 बटे T1 प्लस T2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स एवं वाई दो एलिमेंट अपने पास में पदार्थ हैं कि अर्ध आयुकाल क्रमशः है 3 मिनट एवं 27 मिनट। 3 मिनट एवं 27 मिनट, 3 मिनट एवं 27 मिनट है। किसी क्षण इनकी सक्रियता समान रहती है, किसी क्षण इनकी सक्रियता समान रहती है तो उस क्षण एक्स एवं वाई के सक्रिय नाभिकों का अनुपात है। अभी अपने दोस्तों फॉर्मूला पढ़ा है, A1 इक्वल्स टू लेमड़ा 1 N1। ठीक है, और A2 अपॉन लेमड़ा A2 बराबर लेमड़ा 2 N2। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि सक्रियता बराबर है, यानी A1 बराबर A2 बराबर, A1 बराबर लेमड़ा 1 N1 और A2 बराबर लेमड़ा 2 N2, ऐसे है। ठीक है, A1 बराबर क्या है दोस्तों, A2 है, तो ये क्या हो गया, लेमड़ा 1 N1 बराबर लेमड़ा 2 N2। ठीक है भाई, लेमड़ा 1 की वैल्यू लिखें तो 0.693 बटे अर्धायुकाल दे रखे हैं। अर्धायुकाल क्रमशः 3 मिनट 2 मिनट, तो ये अर्धायुकाल है, तो T1 ए की N1 बराबर 0.693 बटे T2 क्या हो गया, N2 हो गया। ठीक है, ये इससे कट गया, तो अपने पास में इक्वेशन क्या आ गया, N1 बटे T1 बराबर N2 बटे क्या आ गया, T2 आ गया। ठीक है, इम्प्लाइज दैट N1 अपॉन N2 बराबर 3 मिनट और 27 मिनट है, क्या T1 अपॉन T2,
N1/N2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, T1/T2। इंप्लाइज दैट N1/N2 बराबर कितना अनुपात है, 3/27। कितना है दोस्तों, 3/27। ठीक है, और 3 से 27 कट गया तो 9 3 27। तो इंप्लाइज दैट N1/N2 बराबर क्या गया, 1/9। क्या गया, 1/9 अपना आंसर आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 रेडियो सक्रिय पदार्थों का क्षय क्रमशः है, 2 रेडियो सक्रिय पदार्थों का रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थों का क्षयांक क्रमशः है लेमड़ा व 3 लेमड़ा। ठीक है, t=0 पर दोनों सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या समान है। गणना कीजिए कि कितने समय पश्चात इनके सक्रिय नाभिकों की संख्या का अनुपात E/1 होता है। हो जाएगा या होता है, हो जाएगा। ठीक है, तो अपन जानते हैं दोस्तों सक्रिय नाभिकों की संख्या। पहले के लिए सॉल्यूशन देखो, 2 नाभिक है, 2 रेडियो सक्रिय पदार्थों का क्षयांक क्रमशः लेमड़ा 3 लेमड़ा। तो n इक्वल्स टू क्या होता है, n0 e⁻ लेमड़ा t। तो n1 इक्वल्स टू, ये तो n0 तो क्या है, बराबर है, या मान लेते हैं n01 e⁻ लेमड़ा t। और दूसरा क्या है दोस्तों, n2 इक्वल्स टू n02 e⁻³ लेमड़ा t। एक का 6 कितना है लेमड़ा, दूसरे का कितना 3 लेमड़ा। ठीक है, N1/N2 अपन को क्या दे रखा है अगले ने, N1/N2 की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है, N1/N2 अपन को कितनी दे रखी है अगले ने, इनके सक्रिय नाभिकों की संख्या का अनुपात है E/1। ठीक है, E/1 दे रखा है। तो अब डिवाइड कर दें, तो इंप्लाइज दैट N1/N2 बराबर N01 e⁻ लेमड़ा t बटे N02 e⁻³ लेमड़ा t। ठीक है भाई, चूंकि N01 बराबर N02 तो ये कट जाएगा, और ये क्या दे रखे E/1 बराबर e⁻ लेमड़ा t इंटू e⁻+3 लेमड़ा t, ऊपर चला गया तो इंप्लाइज दैट E/1 बराबर क्या हो जाएगा e⁻² लेमड़ा t। ठीक है, क्या हो गया e⁻² लेमड़ा t, और e का मतलब क्या है, e की पावर 1 है, और e⁻ क्या है 2 लेमड़ा t। घात की तुलना कर लेंगे, घात की तुलना किसकी तुलना कर दी, घात की तुलना कर दी, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2 लेमड़ा t। t बराबर कितना आ गया दोस्तों 1/2 लेमड़ा। क्या आ गया, t बराबर 1/2 लेमड़ा आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेट के लायक क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही करना पड़ेगा। हाँ, बहुत सरल है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है, t समय बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का t समय बाद
टी समय बाद किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का बचा सक्रिय अंश 9/16 है। कितना है? 9/16 है। T/2 समय बाद कितना अंश T/2 समय बाद कितना अंश सक्रिय रहता है? कितना अंश सक्रिय रहता है? तो सॉल्यूशन, सक्रिय अंश कितना है भाई? 9/16। कितना है? 9/16। ठीक है। और वैसे भी अपन जानते हैं n = n0 e⁻⁻t। तो n/n0 बराबर e⁻⁻t। और ये क्या है? सक्रिय अंश। क्या दे रखा है दोस्तों? सक्रिय अंश दे रखा है। ठीक है। टी समय पर कितना है? टी समय पर 9/16। ठीक है ना। टी समय बाद कितना दे रखा है? 9/16। तो 9/16 बराबर e⁻⁻t। ये तो हो गया 1। ठीक है। T/2 समय पर सक्रिय अंश। ठीक है। T/2 समय पर सक्रिय अंश अपन ने मान लिया x, और x बराबर कितना भाई? e⁻⁻ और t की जगह T/2। ठीक है। या इसको अपन क्या लें? e⁻⁻t और घात कितनी होगी? 1/2। ये आ गया। ठीक है भाई। तो देखो ध्यान से, x² हो गया ये। तो x बराबर e⁻⁻t, और e⁻⁻t क्या है दोस्तों? 9/16। तो x बराबर 9/16 की घात कितनी होगी? तो x बराबर कितना हो गया? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4 उसका सक्रिय अंश बचे जाना है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सरल भी हैं। क्वेश्चन क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोई रिएक्शन है 90 थोरियम 234 और इस रिएक्शन से क्या क्या बन गया? इधर लिख देता हूं, आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत सरल होता है, लेकिन अपन अंडर प्रेशर के कारण उसको गलत कर देते हैं। 234 इसमें से क्या क्या निकला? अगला बोल रहा है एन अल्फा। ठीक है। और n - β0 और बन गया क्या? 83 बिस्मिथ 214 n और n डिस n -1 β0 ऐसे। ठीक है। ये दे रखा है n तथा n डेस के मान बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब भी बताया था कि देखो अल्फा का मतलब क्या है? 2He4, कि जब भी किसी नाभिक से निकलेगा तो उस नाभिक में इसकी प्रोटॉन की संख्या 2 से कम होनी है और द्रव्यमान संख्या 4 से कम होनी है। और बीटा जब भी निकलेगा तो बीटा का मतलब -1 E0, तो उसकी जो द्रव्यमान जो परमाणु संख्या वो 1 से बढ़नी है और द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। तो अल्फा कणों की संख्या तो सीधी सीधी आ जाएगी। अल्फा कणों की संख्या बराबर देखो 234 और 214। तो अल्फा कणों के कारण इसमें इस संख्या में तो अल्फा कणों के कारण ही प्रभाव पड़ रहा है। तो अल्फा कणों की संख्या कितनी हो गई भाई? 234 - 214 और एक के कितना द्रव्यमान संख्या ये, तो कितनी आ गई? 20/4। तो कितने हो गए? 5 अल्फा पार्टिकल हो गए। कितने हो गए? 5। और बीटा कणों की संख्या बराबर या तो अपन डायरेक्ट कर लें या
तो n बराबर तो कितना आ गया 5, और बीटा कणों की संख्या n बीटा माइनस, तो बराबर कितना आ गया भाई ZF फाइनल माइनस ZI माइनस 2 गुणा नंबर ऑफ अल्फा। तो ZF कितना है भाई 83 फाइनल, ये रहा 83 माइनस ZI कितना है 90 है, ठीक है ना। और माइनस क्योंकि एक अल्फा कण पे आवेश कितना होता है 2, माइनस 2 गुणा 5 अल्फा पार्टिकल निकले, तो कितना हुआ भाई 5 दूनी 10 80, तो 83 माइनस 80 बराबर कितना हो गया 3। तो बीटा कणों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। वापस देख लो, तो इसमें देखा तो 5 है, तो 10 के कारण तो अल्फा के कारण कम हो गया, तो ये हो गया 80, और फिर 3 बीटा निकले, तो 3 इसमें जुड़े तो कितना हो गया 83 हो गया। भाई 3 जुड़ेंगे तभी तो होंगे, तो 5 तो अल्फा पार्टिकल हो गए और 3 क्या हो गए बीटा पार्टिकल। ऐसे ही दोस्तों ये जो छठा क्वेश्चन है वो E+ के लिए आ सकता है, न्यूट्रॉन के लिए आ सकता है, लेकिन अपन को सभी के लिए प्रैक्टिस करनी है। बस इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपन को क्या रखना है, रदरफोर्ड-सोडी का नियम याद रखना है। किसका, रदरफोर्ड-सोडी का नियम। और वो क्या कहता है कि अभिक्रिया से पूर्व तथा अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक का मान क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। इस हिसाब से अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या और अज्ञात पार्टिकल की अपन डिटेल जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये काम में आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स।